एसएसटी की पाठशाला। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 2 रशियन एम्पायर क्लास 9th का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर किए हुए थे, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, जिसमें लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स इन सब के बारे में जाने थे। आज के पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन का मेन कॉज क्या था, वो कौन सा टाइम पीरियड था, कौन कौन से इंसिडेंट थे जिसके कारण रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, किसकी इन्वॉल्वमेंट थी उस रशियन रिवॉल्यूशन में, रशिया का कंडीशन उस टाइम कैसा था। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का आज हम लोग आज के जो वीडियो होने वाले हैं उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन, अगर रशियन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में। ये 1917 क्या था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था 1917। तो 1917 में वर्ल्ड वॉर ए का टाइम पीरियड था और इसी में रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन जो था पूरा ईयर का और ड्यूरेशन था, पूरा ईयर का मतलब कि 1917 में फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक का एक टाइम पीरियड था और उस पूरे टाइम पीरियड में ये चीज जो है, ये जो इंसिडेंट है वो अब की घटी है। The fall of monarchy in February 1917 events of October are normally called the Russian Revolution. मोनार्की फॉल हो गई। इससे पहले रशिया में कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी? तो रशिया में मोनार्की थी। जार निकोलस II रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम में रूलर हुआ करता था। इसके बहुत सारे ऑटोक्रेटिक डिसीजन जो है वो रशियन रिवॉल्यूशन के कॉज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले या जब तक मोनार्की थी, आप कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते थे रशिया में। किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल पार्टी इलीगल थी, अब बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेस, उसके ऑटोक्रेटिक कॉजेस रहे रशियन रिवॉल्यूशन में। ये आपका टाइम पीरियड जो होता है फरवरी 1917 से लेकर के अक्टूबर 1917 तक, तो इसी टाइम पीरियड को रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। रिवॉल्यूशन मतलब चेंजेस करने के लिए जो वर्क होते हैं उसको रिवॉल्यूशन कहेंगे हम। ठीक है, द रशियन एम्पायर इन 1914 कौन रूल करता था? तो रशिया के रूलर को जार कहा जाता था और उस टाइम रशिया का रूलर कौन था? जार निकोलस II। ठीक है, और जार निकोलस II के टाइम में रशिया में ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी। रशिया में सिटीजन्स के पास राइट्स नहीं थे, सिटीजन्स की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और सारे जो मेजर पावर थे वो नोबल पर्सन के पास थे। जो रॉयल फैमिली मेंबर वाले हैं या जो कोर्ट से रिलेट करते हैं, सारे मेजर पावर उनके पास थे। ठीक है, अब रशियन एम्पायर देखिए, एक चीज हम लोग जानते हैं, यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया जो 1991 में टूट गया 11 पार्ट में। उस टूटने के बाद भी रशिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री ड्यू टू एरिया। इमेजिन कीजिए कि जब ये 11 कंट्री रशिया के साथ होंगे तो कितना बड़ा हुआ करता हो। तो रशियन एम्पायर ये 11 कंट्री इंक्लूड थे और रशियन एम्पायर जो है वो कौन कौन से कुछ कंट्री का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रशियन एम्पायर में कौन कौन से कंट्री थे। काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप के, फिनलैंड है, लैटविया है, लिथुनिया है, इस्टोनिया है, पोलैंड है, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। जो साइबेरिया है जो रशियन एम्पायर के टाइम में रशिया के साथ थे, यूएसएसआर के साथ थे। ठीक है, सो आप इन कंट्री का नाम भी याद रख सकते हैं कि जो अलग अलग कंट्री है, जैसे फिनलैंड है, लैटविया है, लिथुनिया, इस्टोनिया है, पोलैंड है, इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। इस नाम को याद रख सकते हैं जब रशियन रिवॉल्यूशन को आपको डिस्कस करना होगा 3 या 5 पॉइंट में। ये कंट्री थे, जार निकोलस उस टाइम रूल करता था। ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो फरवरी 1917 से लेकर के अक्टूबर 1917 तक के टाइम पीरियड को रशियन रिवॉल्यूशन बोलेंगे। रशियन रिवॉल्यूशन का जो मेन कॉज था, जो प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे, कि वहां के जो सिटीजन्स थे वो नहीं चाहते थे कि रशिया जो है वॉर में इन्वॉल्व हो, क्योंकि डायरेक्ट उनका कोई वॉर का कोई रिलेशन नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का सबसे मेन कॉज था इंडस्ट्रियल एक्सपेंडेशंस। इस तरह से अगर दूसरे साइड हम बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो 2 ग्रुप के बीच में हुआ था, एलायंस और एक्सिस के बीच में। तो एक्सिस को एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन जर्मनी लीड कर रहा था और एलायंस को एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन इंग्लैंड लीड कर रहा था। तो ये दोनों आपस में फाइट करना चाहते थे, किस बात के लिए? ताकि इनके पास ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी हो अपने गुड्स को सेल करने के लिए। तो मेन कुछ इंडस्ट्रियल नेशन के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग में था। रशिया इंडस्ट्रियल नेशन नहीं था, रशिया में एग्रीकल्चर मैक्सिमम होती थी। तो फिर भी जार की ऑटोक्रेसी ने रशियन एम्पायर, रशियन जो कंट्री है, रशिया सिटीजन से सोल्जर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आग में झोंक दिया, जबकि वहां के लोग नहीं चाहते। तो एक मेजर कॉज है रशियन रिवॉल्यूशन का कि आप, एक तो रशिया उस टाइम डेवलप्ड नहीं था,
एग्रीकल्चर जैसे प्रिमिटिव वर्क पे ज्यादा फोकस करता था, और उस टाइम में आप रशिया को एक बड़े वॉर में झोंक दिए। रशिया की डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक गई, और यही कारण था जॉन निकोलस को रिजाइन करना पड़ेगा और वहां पे अलग अलग गवर्नमेंट आ जाएगी। अब रशिया क्या था, क्या एक सिंगल रिलीजन प्रैक्टिस होता था पूरे यूरोप में? अगर मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री की बात करें तो वहां पे क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है। तो क्या रशिया में भी क्रिश्चियनिटी फॉलो होता था? रशिया में क्रिश्चियनिटी नहीं था। रशिया में क्रिश्चियनिटी था, क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट थे, ठीक है, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। लेकिन होल रशिया में बस क्रिश्चियनिटी नहीं था, ओनली क्रिश्चियनिटी नहीं था, मुस्लिम भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, ठीक है, इस्लाम तो हो गया आपका, बुद्धिस्ट थे। तो मेजर रिलीजन्स वाले छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में अलग अलग नेशंस में थे, क्योंकि बड़ा नेशन था जिसके पास भी जो रिलीजन प्रैक्टिस की जाती थी उससे इन्फ्लुएंस आकर के वहां के लोग उसको प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। सो कौन कौन सी रिलीजन? तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है एक इसके पार्ट है, क्रिश्चियनिटी के ही पार्ट है। दो ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक होता है, ठीक है। और एक चीज जान लेंगे, क्रिश्चियनिटी का जो हेड क्वार्टर है वो इटली के कैपिटल रोम के जस्ट बगल में वेटिकन सिटी एक कंट्री है, वहां पर है। और रिलीजन कौन सा? तो मुस्लिम यानी कि इस्लाम वाले इस्लाम के फॉलोअर्स थे, और बुद्धिस्ट यानी बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे। ये मेजर रिलीजन प्रैक्टिस होते थे उस टाइम रशियन एम्पायर में। अब जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि रशिया की इकोनॉमी कैसी थी, क्या और सब इंडस्ट्रियल नेशन जो थे उनके जैसी रशिया की इकोनॉमी थी? रशिया के इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अबाउट 85% रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से 85% लोग अपना लाइफ स्टाइल स्पेंड करते थे। 85% यानी 15% लोग जो बच गए डिफरेंट ऑक्यूपेशन को चूज किए होंगे। स्मॉल पैचेस कुछ सिलेक्टेड सिटी थी जहां पे इंडस्ट्रीज जो थे अपना इंडस्ट्री सेटअप किए थे। वो था आपका पेट्रोग्राड जिसको कहेंगे सेंट पीटर्सबर्ग, और मॉस्को जो अभी प्रेजेंट कैपिटल है रशिया का, और पेट्रोग्राड जो था उस टाइम का कैपिटल था रशिया का। तो यही दो सिटी थी जहां पे इंडस्ट्रीज जो थे इंडस्ट्री सेटअप किए हुए थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। 85% लोग किस चीज के, 1 मार्क क्वेश्चन, 85% लोग वहां पे क्या करते थे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। इसके कंपेयर में अगर हम फ्रांस और जर्मनी की बात करते हैं तो फ्रांस में अप्रोक्स 40% लोग जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और जर्मनी में 50% लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो जिसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स यानी कि सेकेंडरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करेगा वो उतना ज्यादा डेवलप्ड होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड रशिया से उस टाइम ज्यादा डेवलप्ड थे, क्योंकि वो वहां पर इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी। मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। मैक्सिमम अगर इंडस्ट्री जो 15% यानी कि पेट्रोगार्ड्स में या मॉस्को में जो इंडस्ट्रीज थी भी वो क्या थी, उस पर कंट्रोल किसका था? तो इंडस्ट्रीज थी, उस पर कंट्रोल था प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का कंट्रोल था। सो इंडिविजुअल पर्सन का कंट्रोल है तो वहां पे किसी एक पर्सन का या उससे रिलेटेड लोगों का डेवलपमेंट होगा, टोटल सिटीजन का तो डेवलपमेंट होगा नहीं। इंडस्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थी, वो कैपिटलिस्ट वाली आइडियाज को फॉलो करते थे। तो कैपिटलिस्ट वाले आइडियाज में ग्रोथ होगा तो इंडिविजुअल पर्सन का नहीं, इंडिविजुअल पर्सन का होगा, वहां के जो टोटल सिटीजन है वहां उनका नहीं होगा। ये मेजर चैलेंजेस रहेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के। आगे की जो गवर्नमेंट आएगी वो आइडियाज लेकर के आगे सोशलिज्म वाली कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम अपोज करेंगे और हम सपोर्ट करेंगे सोशलिज्म को, कि प्रॉपर्टी जो है इक्वली डिवाइड हो जाना चाहिए सोसाइटी के बीच में, लोगों के बीच में, ताकि हर कोई को डेवलपमेंट का मौका मिले, अवसर मिले, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं वो 15% इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, कि क्या 15% जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनका लाइफ स्टाइल अच्छा था? बिल्कुल ही बेकार था। उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलता था, वर्किंग और उनका काफी ज्यादा हुआ करता था। प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं थी। हम लोग प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किए हुए थे कि एक रूम में बहुत सारे लोग रहते थे, वाटर की फैसिलिटी नहीं थी, फूड सप्लाई अच्छा नहीं था, ठीक है। उनको अगर वॉशरूम जाना होता था तो 4th फ्लोर आगे जाकर के रोड क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो ये मेजर प्रॉब्लम थी उस टाइम वहां के वर्कर्स की, जो कि शहरों में रहते थे। 15 आवर्स था। तो जो रिवॉल्यूशन हुआ, इसके बाद जो रिवॉल्यूशन होगा तो उसमें जो इंपॉर्टेंट डिमांड रहेगा वो डिमांड ये भी रहता है, उनका एक डिमांड रहता है। डिमांड क्या रहता है
कि पहली बात कि हमको चाहिए एक तरह से वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन चाहिए, वर्किंग आवर रिड्यूस होना चाहिए और वेजेस अपलिफ्ट होना चाहिए, वेजेस बढ़ना चाहिए। वेजेस भी काफी कम था, वर्किंग आवर भी ज्यादा था। ये तो पूरी तरह से क्या हुआ, उनके साथ प्रॉब्लम हुआ, वर्कर्स के साथ एक तरह से प्रॉब्लम हुआ। ये रिवॉल्यूशन का बेस्ट पॉइंट रहेगा ये सारे डिमांड्स, ठीक है। वुमेन मेड ऑफ 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1940। देखिए वुमेन जो थी उस टाइम रशिया में 31% फैक्ट्री लेबर के रूप में काम करते, क्रंचेज होते थे जहां पे वो अपने बच्चे को रख सकते थे और उसके बाद जो काम खत्म हो गया तो उसको लेकर के चली जाती थी। सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप। ये जो अक्टूबर वाला टाइम 1914 से पहले तो बहुत ही ज्यादा ऑटोक्रेटिक था, लेकिन रिवॉल्यूशन के टाइम में जब रशियन गवर्नमेंट जो मोनार्की है वो वर्ल्ड वॉर पे फोकस की, उस टाइम में बहुत सारे एसोसिएशन बने, वर्कर्स लोगों का एसोसिएशन जो वर्कर्स की डिमांड को लोगों के सामने ला रहे थे। कहीं ना कहीं मतलब वो पूरी तरह से वाइडली नहीं, लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये लागू कर रहे थे, उस डिमांड को इंपोज कर रहे थे, ठीक है, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, जो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। 1890s के अप्रॉक्स वो सेटअप हुई। रशियन रेलवे एक्सटेंडेड कोल प्रोडक्शन डबल एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रप्ड मतलब क्वार्टर ही होता है। रशियन रेलवे एक्सटेंड, जब रशियन रेलवे एक्सटेंड हुआ, बढ़ा, तो उससे क्या हो गया, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, आसान हो गया। कोल का प्रोडक्शन जो है दुगना हो गया, ठीक है। आयरन एंड स्टील का जो प्रोडक्शन है वो क्वाड्रप्ड, एक तरह से कहीं ना कहीं इंक्रीज ही, क्वाड्रप्ड मतलब हाफ। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन हाफ नहीं बोल रहा है, बल्कि टोटल जो अमाउंट है उसके कंपेयर में 1/4 जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। इस तरह से पार्ट 2 जो है रशियन रिवॉल्यूशन का वो हम लोग कवर करते हैं। वीडियो आपका खत्म हो चुका है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हर चैप्टर का एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर, इन सब चीजों को करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। किसी भी तरह के क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और अलग अलग इंफॉर्मेशन एसएसटी से रिलेटेड या जो अभी प्रेजेंट अब करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी अलग अलग पॉइंट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट को फॉलो कीजिए। ट्विटर पे भी अवेलेबल है हम लोग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह, तो आप वहां से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।